बात करेंगे वक्फ कानून पर छिड़े सियासी संग्राम की। वक्फ कानून को लेकर बंगाल से लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला देश की सबसे बड़े अदालत में इस समय लंबित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन वक्फ कानून पर झूठ फैला रहे हैं? बड़ी संख्या में मुसलमान कानून का समर्थन कर रहे हैं। दाऊदी बोहरा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें वक्फ कानून के लिए शुक्रिया किया, जिससे बीजेपी का जोश हाई हो गया है। पार्टी अब मुसलमानों के बीच वक्फ कानून को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रही है। इसके जरिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इससे वक्फ पर सियासी तनाव कम होगा। क्या मुसलमान समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ेगा और वक्फ कानून का समर्थन करेगा? क्या इस मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इतना ही कहेंगे कि जो कुछ जो हो रहा है ये अगर साफ नियत से अगर कोई काम होता है तो ठीक रहेगा। मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड कानून बनाकर ऐसा कानून जो कई वर्षों से इंतजार कर रहा था कांग्रेस के राज्य में, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे अवैध संपत्तियों के इकट्ठे की है। वक्फ अमेंडमेंट बिल काला कानून है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। कानून के खिलाफ हम तमाम मुसलमान हर जगह से विरोध कर रहे हैं। वक्फ संसद में पास, फिर क्यों तनाव? नए कानून पर सवाल, क्या भ्रम है जवाब? वक्फ का बहाना, सियासत है चमकाना। संसद में कानून के पास होने के बाद अब सड़कों पर सियासी दांव की बारी है। विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की ओर से बनाए गए वक्फ के नए कानून की खामियां गिना रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार इसके फायदे, इसकी तरफ कुछ राजनीतिक दल वक्फ पर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इसका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और ये कानून गरीबों के हित का कानून है। वक्फ पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन मोदी सरकार वक्फ कानून को मुस्लिमों की भलाई के लिए जरूरी बता रही है। मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी है, तो वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का एक प्रतिनिधि मंडल मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहा है। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की और इस प्रतिनिधि मंडल ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल की ये मुलाकात काफी देर तक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने चर्चा करते हुए कहा कि मैंने 5 साल तक वक्फ कानून की बारीकी को समझा। वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीबों की संपत्ति कब्जा रहे हैं। मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। इस मुलाकात और चर्चा के बाद ये 2 तस्वीर सामने आई है कि कुछ मुस्लिम समुदाय भी वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी देश भर में जन जागरण अभियान चला रही है, जिससे कि कानून की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी और कोई भ्रम ना रहे। उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो गई है। लखनऊ में भी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान से पहले एक बड़ी बैठक की गई। बैठक में बीजेपी ने स्लोगन भी तैयार किया, गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जिन्होंने अवैध कब्जे बना के रखे हैं, हमारी जवाबदेही आम मुसलमानों के लिए, हमें आम मुसलमानों के भले के लिए काम करने के लिए सत्ता की इस कुर्सी पर बैठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के आम जनमानस ने बनाया। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की आम जनता ने बनाया। तो आम जनता के लिए क्या हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी पर हम काम कर रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनने चाहिए, तो जिन्हें इससे दिक्कत हो रही है, ये सोचने का विषय है। अब सवाल यही है
कि एक तरफ तो बीजेपी इस कानून को गरीबों के लिए फायदेमंद बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इस पर क्यों एतराज जता रही हैं? या फिर वक्फ कानून के खिलाफ कोई तीसरा तबका है जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है? क्या वक्फ पर हल्ला सिर्फ वोट बैंक का एक जरिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ सौरभ मालवीय, राजनीतिक विश्लेषक, आतिफ रशीद, अध्यक्ष राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमंदा महाज के, मौलाना मुफ्ती नजमुद्दीन, अध्यक्ष हैं AIUC के, और मसूद हाशमी साहब हैं, अध्यक्ष है एतिहाद सोसाइटी के। हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आतिफ रशीद साहब जुड़े हुए हैं, सौरभ मालवीय जी जुड़े हैं। आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल आतिफ रशीद जी आपसे, आखिर सरकार को, अगर हम यूपी सरकार की बात करें, तो उनको जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों मुसलमानों के बीच में जाके समझाने की जरूरत आन पड़ी कि ये बिल आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है? क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि इन लोगों को गुमराह करने की, यानी एक बड़े मुस्लिम समाज के तबके को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए आशीष भाई, बात यह है कि अगर आप जितने भी मुसलमान, आम मुसलमान, मैं पॉलिटिकल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ या उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस बिल के खिलाफ कोर्ट में गए हैं। मौलाना अरशद मदनी कोर्ट में गए, दिल्ली में 2000 करोड़ की संपत्ति उनके पास वक्फ बोर्ड की है। असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड के इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, 3000 करोड़ की संपत्ति वो कब्जा करे बैठे हैं वक्फ बोर्ड की। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आम मुसलमान की आप बात करेंगे, इस मुल्क में जब जब मुसलमानों के हित की कोई बात होती है तो मुसलमानों को अटकाया, लटकाया और भटकाया जाता है। जैसे ही ये वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाया गया तो ये बताने की कोशिश की गई मुसलमानों को, एक मजहब का चश्मा लगा के, कि ये सरकार जो है आपकी मस्जिदें और कब्रिस्तान और दरगाहों को छीन लेगी। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में 1% मुसलमान भी ऐसा नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं उनको पता हो क्या कि वक्फ की संपत्ति 8.5 लाख करोड़ की है। वक्फ की संपत्तियां तकरीबन 37,000 एकड़ है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें सिर्फ 14% पर ही मस्जिदें और कब्रिस्तान और दरगाहें हैं। 86% प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल और प्राइम लोकेशन की लैंड है, उसका कोई अता पता नहीं। अब जब बात उस 86% प्रॉपर्टी की होगी तो जिनके पास वो 86% प्रॉपर्टी है, जैसे मैं आपके सामने जो ये एग्जांपल दे रहा हूं, बड़े बड़े नाम जो मैं आपको गिनवा रहा हूं, जो मुसलमानों के सो कॉल्ड लीडर हैं, इन सब के पास 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार करोड़ की संपत्तियां हैं जो इन्होंने 1 रुपए की लीज पर ले रखी है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली इनको हो रही है। अब अगर ये जाकर ये बताएंगे, मौलाना अरशद मदनी साहब ये बताएंगे कि मेरा ITO वाला जो हेड ऑफिस है ना भाई, इस कानून से वो छिन जाएगा, तो कोई मुसलमान उनके साथ नहीं खड़ा होगा। वो उनको ये बताएंगे कि साहब आपकी मस्जिदें छिन रही हैं, आपकी दरगाहें छिन रही हैं, आपके कब्रिस्तान छिन रहे हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बात यह है 86% संपत्ति, जिसको 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही थी कि इसका 12,000 करोड़ एनुअल इनकम होनी चाहिए, उसकी इनकम 163 करोड़ है। 2012 में 10 साल में उसकी इनकम बढ़कर सिर्फ 3 करोड़ हुई। बताइए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में ताज होटल है, 5 स्टार होटल है, 5 सितारा होटल है, भारत सरकार की जमीन पर है। वो भारत सरकार की जमीन पे जो होटल है वो भारत सरकार को 1 साल का किराया 150 करोड़ रुपए देता है। सेम उसी स्टैंडर्ड का ITC विंसर बेंगलोर में है, वो वक्फ की संपत्ति पे है। आशीष जी, कितने मुसलमानों को ये पता होगा कि उसका क्या किराया है? किसी को नहीं पता होगा। मैं बताता हूं आपको, आज से साल भर पहले तक उसका किराया 12,000 रुपए था। बताइए क्या महीना, क्या बताइए पूरी दुनिया में ऐसा कोई 5 स्टार होटल होगा जो 12,000 रुपए महीने पर मिलेगा? वो ITC वाले भी देते हैं पैसे, वो 100 करोड़ रुपए देते हैं, लेकिन वो बैकडोर से देते हैं। दरअसल इस कानून के आने के बाद क्या होगा कि जिन्होंने 6-6 हजार करोड़ की, 8-8 हजार करोड़ की संपत्ति मुसलमान, अब बताइए मुझे, ओवैसी साहब ने 10 कॉलेज खोल रखे हैं वक्फ के लैंड पर, एक पसमानदा मुसलमान को एडमिशन देते हैं क्या फ्री? एक गरीब बच्ची को एडमिशन देते हैं क्या? असल में वक्फ की स्थापना किस लिए हुई थी ये भी आम मुसलमानों को नहीं पता। शिक्षा की कमी के कारण आम मुसलमानों को नहीं पता। वक्फ की स्थापना इसलिए हुई थी कि जो मुसलमानों की बेवाएं हैं, विडोज हैं, उनको मंथली भत्ता मिले, उनके गुजारे के लिए भत्ता मिले। एक बात।
दूसरी बात ये, जो मुसलमानों में यतीम बच्चे हैं उनकी फलाह और बहबूद के लिए उनके ऊपर खर्चा किया जाए, उनकी स्कूली शिक्षा पर खर्चा किया जाए, उनकी स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किया जाए। ठीक वैसे ही स्कूल बनाए जाए, हॉस्पिटल बनाए जाए, कॉलेज बनाए जाए। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे हमको ये सवाल तो करना पड़ेगा ना जाके, साहब 70 साल में आप बताइए आपने कितनी विडोज को पेंशन दी? बताइए 70 साल में आपने कितने जो ये यतीम बच्चे हैं उनको IAS IPS छोड़िए 12th कराइए। मसूद हाशमी जी अध्यक्ष हैं एतिहाद सोसाइटी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मसूद जी, आपने बात सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि जरा पिछले कुछ दशकों में ये बताइए कि कितने मुस्लिम मजलूम जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनके लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो थे वो की गई, किस तरह की राहत पहुंचाई गई? आतिफ रशीदी साहब ये सवाल पूछ रहे हैं। My signals are not working, मतलब you are not audible to me. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहाँ सिग्नल आ रहे हो। जी, आप पहले वैसी जगह पहुंच जाइए, सिग्नल का आना जरूरी है क्योंकि सवाल सही सुनना और जवाब भी सही आना वो जरूरी होता है मसूद साहब, तो आप पहले पहुंच जाइए। लेकिन सौरभ मालवीय जी, एक सवाल जिसका जवाब देश जानना चाहता है कि क्या वाकई मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है? आशीष जी, बहुत सी बातें शुरुआती दौर की आतिफ रशीद ने लगभग ठीक दिशा में बात लेके गए हैं। वास्तव में थोड़ा सा इसके इतिहास को हमें समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि ये हो हल्ला क्यों आ गया। वक्फ कानून या किसके हित में है और नैरेटिव किस तरह से गढ़ा जाए। कोई भी सरकार जब होती है, चुनी हुई सरकार होती है, खास करके भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष को भी उतना ही सम्मान है और पार्लियामेंट के प्रति बड़ी आस्था है, ईमानदार और बहुत ही उसके आस्था और भरोसा और विश्वास के साथ देखा जाता है। यानी कुल मिला के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं उसको पालन करना होता है, तभी कानून के रूप में स्थितियां बनेंगी। जरा से इसको समझने की जरूरत है। भारत की आजादी के साथ दुनिया भर में बड़े देश आजाद हुए और उन आजादी के बाद भी भारत 2011 की सच्चर कमेटी में अब मुसलमानों के हालात को प्रस्तुत करता है कि अभी भी उनके हालात कितने दयनीय थे, जहां शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। रोजगार तो सरकार का मसला है, लेकिन मुसलमानों के बीच में शिक्षा का अभाव, मुसलमानों के बीच में विकास की धारा क्यों पिछड़ गई, क्यों रह गई। तो कुल मिला के जब हम देखेंगे इसको विस्तार के रूप में उस तरह से, तो कहीं ना कहीं मुसलमान इस देश में हमेशा वोट बैंक के लिए बने रहे, यह सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और अब मुसलमान जागरूक हो गया है। आज जो बोहरा समाज और पढ़ा लिखा वर्ग, और आपके शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश के मंत्री भी जो बोल रहे थे, ये सारी बातें मुसलमान ही इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ कानून हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है। और कौन मुसलमान कह रहे हैं? वो भारत का पढ़ा लिखा मुसलमान कह रहा है। तो ये जो चेंज है, यह कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को तोड़ रहा है, उस कहीं ना कहीं उस राजनीतिक एक साजिश षड्यंत्र को, जहां पर मुसलमान वोट बैंक बने रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे, उसको कहीं ना कहीं तोड़ता दिख रहा है। इसलिए मुझे भी ये लग रहा है कि अब मुसलमान के द्वारा, यानी जो अग्रणी मुसलमान है, जो पढ़े लिखे मुसलमान है और जिनको चिंता है कि मुस्लिम समाज का जो सबसे पिछड़ा सब वर्ग है, जो मुसलमानों में सबसे पीछे रह गया है, आज भी मुख्य धारा में नहीं है विकास की, उसको लाने के लिए हम केवल और केवल सरकार की नीतियों में हिस्सा बने। इसलिए एक विकसित सरकार चाहिए। इसलिए वक्फ कानून भारत की आवश्यकता मुस्लिम समाज के द्वारा समझी जा रही है। मुझे लग रहा है कि इसका विरोध पूरी तरह से पॉलिटिकल है, इसका विरोध पूरी तरह से पॉलिटिकल बैंक के रूप में यूज करने वाले मुसलमानों को देखने का एक नजरिया है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सौरभ मालवीय जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की बातों के साथ आंदोलन हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो गए, जिस तरह की बातों को कहा जा रहा है कि जमीनें छीन ली जाएंगी, कब्रगाह छीन लिए जाएंगे। अभी आतिफ रशीद साहब ने बड़ा बढ़िया बोला कि 14% जो जमीन है उसी पर केवल कब्रगाह है या फिर मस्जिदें बनी हुई हैं, 86% जो जमीनें हैं वो किसी और काम में आती हैं। इसका मायने यही मान के चले ना कि गुमराह किया जा रहा है, एक ऐसा वर्ग है मुसलमानों में या चंद लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं।
देखिए आशीष जी, ये केवल मुसलमानों के विशेष लोग या मुसलमानों के ऊपर के हिस्से वाले लोग ही गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। असल में भारत की राजनीति में मुसलमानों को वोट बैंक के लिए रखना भारत की राजनीतिक पार्टियों के, पारिवारिक राजनीतिक पार्टियों का, खास करके केंद्र सरकार के बाद, यानी जब कांग्रेस की सरकार जाती है केंद्र से, उसके बाद जो छत्रप अर्थात जो क्षेत्रीय रीजनल पार्टी बनी और सत्ता में बने रहने के लिए मुसलमानों का बड़ा उनको लाभ मिला। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब मायावती आई तो प्रचंड बहुमत से मायावती के आने के साथ मुसलमानों की का साथ था। अखिलेश मुलायम सिंह आए तो मुसलमानों का साथ था। तो कहीं ना कहीं ये देखिए तय करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि केवल मुसलमान ही इसके लिए नहीं है, बल्कि राजनीति में बने रहने के लिए मुसलमान हथियार है। इसलिए ये सारी स्थितियां बन रही हैं। और बाकी मुसलमान जो वक्फ के जमींदार हैं, मैं शब्द का यूज कर रहा हूं आशीष जी, जमींदार, ये सब जमींदार लोग हैं, यानी करोड़ों की संपत्तियों पर बैठे कब्जा जमाए ये मुसलमान जमींदार हैं। ये कोई समाज सेवा नहीं है इनका किसी भी प्रकार का। आतिफ भाई मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सैयद जवाद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आतिफ भाई आप बोल लीजिए, फिर सैयद भाई के पास जाऊंगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। असल में इस देश की पॉलिटिक्स में 70 साल में इस देश की सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने एक हथकंडा अपनाया मुसलमानों को कि बीजेपी का डंडा दिखलाओ और कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का झंडा थमाओ। इन्होंने इस स्ट्रेटेजी पे काम करा। उसका रिजल्ट अब दिख रहा है कि बीजेपी की, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इस देश में, तमाम मुसलमान सड़कों पर आ गए, जगह जगह शाहीन बाग खड़े कर दिए गए, और हर मुसलमान जिससे भी बात करो ये कहे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से हमारी नागरिकता चली जाएगी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से हमारी नागरिकता। मतलब मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपके सामने ये बात कहते हुए कि बड़े पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे थे, नहीं हमारी नागरिकता चली जाएगी। गलियां भर दी, रोड भर दिए। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। देख तो लीजिए कि कान गया कि नहीं गया, बार बार कह रहे हैं। अच्छा, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है, कानून बन चुका है। मुझे पेश करिए पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मुसलमान हो जिसकी नागरिकता गई हो। हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, किसी हिंदू की गई हो तो नागरिकता। अरे भाई वो नागरिकता लेने का कानून था ही नहीं, वो नागरिकता देने का कानून था, ये समझ में नहीं आई। सेम वैसे ही जब मोदी सरकार 3 तलाक पर बिल लेकर आई तो गली गली मुसलमानों में एक ही चर्चा थी कि ये 3 तलाक बिल के माध्यम से मुसलमान पुरुषों को जेल में भरने की साजिश है। ये सीधा सीधा शरीयत में दखल अंदाजी है। उनको समझाया भाई सऊदी अरब में भी 3 तलाक पर बैन है, भाई पाकिस्तान में भी, इंडोनेशिया में भी, सब जगह बैन है। तलाक हुस्ना का हमारे यहाँ सिस्टम है, आप उसको फॉलो करो, वही सही तरीका है। लेकिन कोई मुसलमान उसको मानने को तैयार नहीं था, चूंकि मोदी जी लाए। इस पर एक लंबा डिबेट हो सकता है कि जी, जाहिर तौर पर इस पर एक लंबा डिबेट हो सकता है। सैयद जवाद साहब, एक चूंकि आप अभी जुड़े हैं, एक सवाल मेरा सभी पैनलिस्ट के साथ था कि जन जागरण अभियान चलाने की बीजेपी को जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या यह माना जाए कि देश के मुसलमानों को गुमराह किया गया वक्फ कानून को लेकर, जिसके बाद अब बीजेपी ने ठाना है कि लोगों के बीच में जाकर इस कानून की जो खूबियां हैं वो बताना है? जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मुसलमान जो है बड़े खुददार कौम है और वो ना किसी के बहकावे में आती है, ना डर करके रहना चाहती है, ना गुलामी की जो है उसकी तारीख रही है कि वो गुलाम बन करके रहना चाहती है। हालांकि 2-4 लोग होते हैं जो हर सरकार के चाटुकार होते हैं और वो चाटुकारता को ये समझते हैं कि हम सरकार के बड़े वफादार हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि मुसलमान कम्युनिटी अशिक्षित है, गुर्बत है, गरीबी है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है साहब, ना उसको बेवकूफ समझा जाए। जिस वक्त एक्ट के लोगों को फायदे समझाए जा रहे हैं, ये असल में भारतीय जनता पार्टी का एक और मुसलमानों के ऊपर जो है वो निशाना है। क्या निशाना है जवाद साहब? मैं बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा बोलने दीजिए। जैसे वक्फ एक्ट में एक कानून ये था, अगर वक्फ की जमीन को कोई कब्जा कर लेता था तो उसके खिलाफ जो है गैर जमाती वारंट जो है वो इशू होता था। अब आपने प्रावधान ये कर दिए हैं कि भाई आप वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाएं और इजिली बेल ले जाए, आसानी से आपको बेल मिल जाएगी। देखिए कितना जबरदस्त कानून है।
ये वैसे ही कानून है साहब, जैसी नोटबंदी करके इन्होंने मास्टर स्ट्रोक मार दिया था और कहा था आज से जो है नोट जो है जाली आना बंद होंगे। हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा है और आतंकवाद खत्म हो गया, गुर्बत खत्म हो गई और $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो यूं बन जाएगी। देखिए साहब 50 दिन मांग रहे थे, मोहलत मांगी थी ना आदरणीय प्रधानमंत्री, 50 दिन दीजिए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, जिस चौराहे पे कहेंगे प्रधानमंत्री आने के लिए तैयार थे। अब वो चौराहा लेकिन आप कमियां बता नहीं रहे हैं, आप नोटबंदी पे चले जा रहे हैं सैयद जवाद साहब। आप ये बताइए ना कि जमीनें कैसे छीनी जाएंगी। अरे वो ही बता आशीष भाई, आप भूमिका इतनी लंबी बांध देते हैं, 24 मिनट का डिबेट होता है, 4 मिनट की भूमिका बांध देंगे तो कैसे चलेगा? आप बताइए, भूमिका तो अब इंडिया डेली लाइव भी बांधने लगा है। कहाँ इंडिया डेली लाइव ने भूमिका बांधी है? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने यही सीखा कि भूमिका पहले कैसे बांधी जाती है, पहले देश के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ये भाजपा से हमने सीखा। अब तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, धनखड़ जी द्वारा, आदरणीय उपराष्ट्रपति द्वारा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, तो सोचिए आम लोगों के न्याय व्यवस्था की आगे आप धनखड़ जी पे चले जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं बता रहे हैं कि खामियां क्या है। और धनखड़ जी ने गलत क्या कहा राष्ट्रपति को लेकर कि राष्ट्रपति को समय सीमा जब किसी भी फाइल को निपटारे की जब संविधान में नहीं है तो आप नई चीजें कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है आशीष भाई। ये देखिए कितना शानदार आपने एक पीछे से कवर फायर दिया। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो इनके वो हैं राज्यपाल, वो कैसे गैर संवैधानिक काम करते हैं। मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं कि जब संविधान में कोई चीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकता है, उसे देख सकता है, लेकिन बदल थोड़ी ना सकता है। आप संसद की जगह सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना हो जाएगा। बहरहाल वो बात की बात है, छोड़िए, आप टॉपिक से डाइवर्ट करा रहे हैं सैयद जवाद साहब। आप इस पर आइए, वक्फ बोर्ड की कमियों पर आइए, क्योंकि मसूद भाई भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाना है। अच्छा ये बताइए क्या आपने उसमें एक सैयद जवाद साहब एक बात मुझे बताइए कि पहले जो बहुत सख्त कानून था कि जो वक्फ की जमीन पर कब्जा करेगा जेल भेजा जाएगा, कितने लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा करने पर जेल गए, जरा बता सकते हैं? जो वक्फ कर सकता है गैर मुसलमान। अरे कौन सैयद साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं उसमें प्रैक्टिसिंग मुसलमान कैसे डिसाइड करेंगे कि 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? वक्फा यूजर खत्म करने जा रहे हैं आप, कैसे कर देंगे? जिन मस्जिदों को सुनिए, अरे वक्फा यूजर कहां खत्म हो रहा है? अगर 1923 में कानून बना, 1954 में फिर से कानून बना, 1995 में पहला संशोधन हुआ, 2013 में दूसरा संशोधन हुआ, और इन चारों बातों में एक बात कॉमन है कि अगर वक्फ की कोई प्रॉपर्टी है तो उसे रिकॉर्ड पर लाना होगा। अच्छा, बहुत आशीष भाई, बहुत आप समझदार मुझे मालूम होते हैं। मैं तो आपको पहले से आपको सुनता चला आया हूं और दूसरे चैनल पे भी सुनता चला। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुरानी मस्जिद कहाँ है? केरल के अंदर 628 ईस्वी की वो पुरानी मस्जिद, सबसे पहले मस्जिद, यानी 1450 साल पुरानी मस्जिद। और मुगलों के दौर से भी पहले, प्रॉफिट के दौर की मस्जिद है। आप बताइए 1450 साल पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने लोगों के पास मौजूद हैं? तो फिर इतने ही धर्मों के सबके जो है रिकॉर्ड निकाले जाएंगे या सिर्फ वक्फ की जमीनों पे निकालिए 1450 साल पहले की सारे धर्मों के निकालिए, कितने लोग रिकॉर्ड पे हो, कितने लोग रिकॉर्ड पे नहीं। तो सभी धर्मों का बोर्ड भी तो बना दिया जाए ना, और सभी धर्मों को उतनी ही पावर दे दी जाए जितनी आप लोग के पास थी। जो 1995 में संशोधन हुआ था कि आप किसी मुस्लिम धर्म की जमीन के अलावा किसी दूसरे गैर जमीन पर भी, यानी गैर मुस्लिम की जमीन पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। जो 1995 का संशोधन हुआ उस पर भी आइए। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी आपने बात की। इस पे भी अब रुकिएगा यहाँ पे। ये मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, रुक करके आप सवाल करके भाग मत जाइए। अरे भागेगा कौन, आप बोलिए ना। नहीं, वो भाजपा की आदत है। अब आपने 1995 का जो संशोधन की बात करी है, तो आप मुझे ये भी रिकॉर्ड निकाल के बताइए कितने केसेस चल रहे हैं कि जिन्होंने वक्फ की जमीन कब्जा रखी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच कई जगह पे इख्तिलाफात हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने दिल्ली की जमीनों पे
और अगर जहाँ रेंट की बात आती है तो उनके केसेस कहाँ चल रहे हैं, चलिए बता दीजिए आप। तकरीबन 60,000 से ज्यादा केसेज है ऐसे मुल्क भर में। कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? देश की अलग अलग जगहों पर चल रहे 60,000 से ज्यादा केसेज हैं। वो कौन चला रहा है, बताइए देश को? गुमराह करेंगे यहाँ पर नहीं, किस बात के लिए? गुमराह कौन सी बात के लिए? हम यही कह रहे हैं। हाँ देखिए फिर आप बोलिए ना, मसूद भाई भी जुड़ गए हैं, मसूद भाई भी कुछ कहना चाह रहा है, बोलिए सैयद भाई, समय कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन्हीं को समय दे दिए आप, इनको खुद नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। चलिए मसूद भाई, देश के मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि नहीं? 1 मिनट सैयद भाई मैं आऊंगा उसके पास। मसूद भाई आप बोल लीजिए, समय कम है। देश के मुसलमानों को गुमराह कर रही है भाजपा और सरकार। देश के मुसलमानों को गुमराह कर रही है। ये अगर देश के मुसलमानों की इतनी हितैषी है, इसको इतनी चिंता है, तो इसने मुसलमानों के लिए क्या किया? सरकार में बैठते ही सबसे पहले मौलाना आजाद जो स्कॉलरशिप थी उसको खत्म किया, और तो मुसलमान जो माइनॉरिटीज के लिए जो क्या नाम है 5,000 करोड़ रुपए का जो एक मतलब सैंक्शन अमाउंट था उसको 3200 पे कर दिया, लाके खत्म किया उसको। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अपने यहाँ से खत्म किया। आपकी पार्टी के अंदर जो सो कॉल्ड मुस्लिम चेहरे थे, आपने उनसे छुटकारा हासिल किया। आपने मुसलमानों के लिए आज तक कुछ किया नहीं है, और मुसलमानों के लिए एकदम आपको हमदर्दी जाग गई। और हमदर्दी भी वो जागी कि मुसलमानों की ही जमीन हड़प कर, मुसलमानों की ही संपत्ति को आपकी जमीन कौन हड़प रहा है? आतिफ रशीद साहब, कौन हड़प रहा है? एक मैं आऊंगा आतिफ जी, मसूद जी से पहले ले ले। मसूद जी, जमीन कौन हड़प रहा है? सरकार का इरादा। अरे आपका कोई घर हड़प लिया क्या? कहां कोई हड़प रहा है? अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो कोई कैसे हड़पेगा? ये सरकार चोरों की, जुमलाबाजों की और अपराधियों की सरकार है, मर्डरर्स की सरकार है, तड़ीपार लोगों की सरकार है। इस सरकार पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम कैसे इस सरकार के ऊपर विश्वास कर लें कि ये सरकार जो मुसलमानों के मुंह से, उनके हलक से उनकी रोटी का निवाला छीन रही है, वो किस तरह से हमारे लिए काम करेगी? साहब जरा आप जवाब दीजिए कि क्या सरकार मुसलमानों के हलक से निवाला छीन रही है क्या? जी बिल्कुल। वक्फ की 86% कमर्शियल लैंड पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। वक्फ बोर्ड को भीख मंगा बना रखा है। वक्फ बोर्ड अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह नहीं दे पाता। वक्फ बोर्ड मौजिनों की और इमामों की तनख्वाह नहीं दे पाता। वक्फ बोर्ड ने आज तक किसी बेवा को पेंशन नहीं बांधी। वक्फ बोर्ड ने, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड में अधिकारी मुसलमान चाहिए, लेकिन इनके वक्फ बोर्ड की इनकम से आज तक एक मुसलमान IAS नहीं बना। वक्फ बोर्ड की इनकम से आज तक एक मुसलमान IPS नहीं बना। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को 70 साल ठगा है, अटकाया है, लटकाया है। मसूद साहब इसका जवाब दे दीजिए, समय नहीं है, 30 सेकंड है। मसूद साहब जवाब दे दीजिए। जो अपनी जेब में बढ़ते चले आए। सैयद भाई मैं आऊंगा, अब समय नहीं है, मसूद भाई से ले लें। सरकारी दलाल होते थे, यही हमारी लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का इंतजाम डायरेक्ट मुसलमानों के हाथ में दिए जाए। मुसलमान खुद चुन के लाए अपने नुमाइंदे। मुसलमान देखेगा कि कौन हमारा नुमाइंदा है। ये मुसलमानों की ठेकेदारी करते हैं, उनको पता है होता है ना। और हमारे देश के सिख भाई खुद चुनते हैं कि हमारे गुरुद्वारे का प्रबंधन कौन चलाएगा। समय की कमी है। सौरभ मालवीय जी, आतिफ रशीद साहब, मौलाना सैयद जवाद साहब और मसूद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।